जय हिंद साथियों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक इजराइल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इजराइल और हमास के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी वो फ्रांस तक जाकर के पहुंच गया है। तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय से तैयार होती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय तीन प्रकार के समझौते किए जाते हैं, जिसमें पहला समझौता होता है हुसैन एक मैकमोहन समझौता। ये 1915 के अंदर होता है, जिसमें हुसैन जो कि सऊदी अरब के होते हैं प्लस ब्रिटेन, इनके बीच किया जाता है। दूसरा समझौता जो होता है वो बॉल्फोर समझौता होता है। इसमें यहूदियों और ब्रिटेन के बीच एक समझौता किया जाता है। और उसके बाद साइस पिटको समझौता होता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है। इन तीनों समझौतों में जो बात समझने वाली है वो ये है कि जैसे मुस्लिम वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर का पोस्ट होता है उसे हम लोग खलीफा कहते हैं। और खलीफा मेन जो होता है वो इटली जो साम्राज्य था, जिसको तुर्की कहा जाता है, वो तुर्की के मेन खलीफा हुआ करते थे। और इस बात पे आपत्ति बहुत सारे मुस्लिमों को हुआ करती थी, क्योंकि उनके जो धर्म है उसमें शिया और सुन्नी, इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। सबसे बड़ी बात ये थी, इसीलिए वो जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य मेन तुर्की का साम्राज्य था। अभी जो हम लोग आसपास देख रहे हैं कि इजराइल के आसपास जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, बहुत सारे कंट्री बन चुके हैं। ये सारे कंट्री उस समय में नहीं थे। उस समय में जो मेन कंट्री था वो इराक एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता था। लेकिन बाकी सारा जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं इस ऑटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद बना है। अब हम ये देखेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध में अपनी क्या भूमिका निभा रहा था। तो ऑटोमन साम्राज्य जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा था। और ब्रिटेन वाले जो है उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन और इंडिया जो का रिलेशन है, जो उनके जाने का सबसे अच्छा रास्ता है, वो था लाल सागर को लेकर के, रेड सी को लेकर के। और इसीलिए ब्रिटेन का इंटरेस्ट जगा और उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब कि हुसैन से और फैसल से, जो उनके पुत्र होते हैं, हुसैन और फैसल जो उनके पुत्र होते हैं, उनके साथ ये समझौता करता है और कहता है कि तुम जो है उस टर्किश जो साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य, उसके खिलाफ आप बोलिए, और जैसे ही वो अपना सेना आपके पास भेजता है, हम आपको बचाने आ जाएंगे और आपको हम आजाद करा देंगे। इसी के लालच में ये हुसैन आते हैं, इनका जो दोनों पुत्र है वो आता है। और इस मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी का जो मैप है वो उस समय का मैप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि 1897 के अंदर जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होता है, जो इसका हेडक्वार्टर होता है बर्लिन के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाता है लंदन में। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ज्यूस होते हैं, यहूदी होते हैं, वो ब्रिटेन का बहुत खुलकर सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के लिए इनके पास जो होता है सबसे अच्छा वो होता है पैसा, क्योंकि यहूदियों को माना जाता है कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो। आज के डेट में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में भी जो यहूदी हैं वो बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और कहीं ना कहीं यह एक वजह जरूर रही है यहूदियों को नापसंद करने की। उसके बाद हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर उसके बाद कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होती चली गई जो आज के डेट में बहुत सारी जान उसके वजह से जा रही है, बहुत सारे देशों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो देखते हैं 1917 के अंदर एक पेरिस समझौता होता है, जिसमें यूएसए की एंट्री होती है। यूएसए कहता है ब्रिटेन और फ्रांस से कि हमारे होते हुए कॉलोनी सिस्टम जो है वो हम नहीं बनने देंगे। कॉलोनी सिस्टम नहीं बनने के क्रम में एक मेंडल प्रणाली होती है, उसकी शुरुआत की जाती है। ये कॉलोनी सिस्टम को पर्दा उड़ाना उस टाइप की ही एक प्रथा है। इसमें यह कहा जाता है कि जब तक आप कैपेबल नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके देश की रक्षा करेंगे। आपका रक्षा मंत्रालय हमारे अंदर होगा, आपका विदेश मंत्रालय हमारे अंदर होगा, और जिस दिन आप इस सब को करने के लायक समर्थ हो जाएंगे, हम लोग उसी दिन आपको आजाद कर देंगे। फिर 1930 के दशक में देखा जाता है कि यहूदी फिलिस्तीन में बसना शुरू करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर। उसके बाद 1947 में ब्रिटेन वहां से चला जाता है। लगभग भारत जब आजाद होता है उसी समय ब्रिटेन जो है वो फिलिस्तीन से चला जाता है, और ये मुद्दा यूएनओ को सौंप दिया जाता है। यूएनओ जो डिसीजन लेता है वो ये डिसीजन लेता है कि एक फिलिस्तीन और एक इसराइल, दो ऐसे कंट्री वहां पे बनाए जाएंगे। और फाइनली 1948 में इसराइल एक राष्ट्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। अब अरब क्षेत्र जो है
उसमें वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं, जैसे ब्रिटेन है, यूएसए है, यूएन है, इन सब का इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक दो मकसद ही है जिसके वजह से उनका इंटरेस्ट है। पहला मकसद तो ये है कि इनका जो लोकेशन है वो, और दूसरा मकसद ये है उनका ऑयल रिजर्व। जब यहाँ पे ऑयल मिलता है तो पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाता है कि अब आने वाले समय में ये लोग कहीं सुपर पावर ना बन जाए, इसीलिए पहले से ही इन सारे स्टेट पे, इन सारे देशों पे अपना दबदबा बनाना जरूरी है। दूसरी साइड एक पक्ष हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन ये जो सारे कंट्री है जैसे इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, मिस्र, ये सारे कंट्री, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। यहाँ पे तेल रिजर्व तो था, बट इनके पास उसको निकालने के लिए इक्विपमेंट नहीं था। दैट्स वाई बहुत सारे कंट्री ने अपने यहाँ वेस्टर्न कंट्री को इनविटेशन भी दिया, और जब वो वहाँ पे आए तो वो लोग एक साथ मिल के काम करते थे। लेकिन मीन वाइल कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि तेल का मूल्य 10 रुपया है, तो ब्रिटेन अपने पास 7 रुपया रखता था, और इराक, ईरान और बाकी सारे अरब कंट्रियों को वो बस 3 रुपया देता था। कहीं ना कहीं ये बातें सबको खटक रही थी, और ये बात एक ना एक दिन जाके विस्फोट कर देती है। ठीक है। और देखते हैं हम लोग इराक, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र। मिस्र में कोई तेल का रिजर्व नहीं है, लेकिन मिस्र का सबसे बड़ा इंटरेस्ट लेने की बात यह है कि मिस्र में था स्वेज नहर, जो व्यापार को बहुत ही सुगम बनाता है। आज के डेट में भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड का बहुत, अगर वर्ल्ड के परसेंटेज की बात करें तो काफी परसेंटेज जो व्यापार है वो स्वेज नहर की वजह से बहुत इजीली हो जाता है। जिस दूरी को पार करने के लिए करीब 200-300 घंटे लगा करते थे, बहुत सारे किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो मात्र आज के डेट में 18 घंटे में पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू स्वेज नहर। आगे की स्लाइड में हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ईरान का आखिर क्या मामला है, और ईरान और इजराइल एक दूसरे से आपस में क्यों भिड़ गए हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि 1925 के अंदर रजा शाह पहलवी, एक पहलवी वंश है, उसके यहाँ पे एक उसके यहाँ पे एक अंपायर यहाँ पे आते हैं, राजा यहाँ पे आते हैं, और वो जो है ईरान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है। उनका बेटा होता है मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। इस पे जो है वो ब्रिटेन और यूएसए का बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है। ये अपने मनमाने ढंग से काम करता है, और ब्रिटेन और यूएसए को काफी सपोर्ट करता है। ब्रिटेन और यूएसए को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत सारे तेल के कुएं हैं या फिर बहुत सारे मिनरल्स है, ये ब्रिटेन को उसके मनमाने कीमत पे दे देता है। फिर देखते हैं कि इसी का एक प्रधानमंत्री होता है, और ब्रिटेन और ईरान के अंदर एंग्लो ईरानियन कंपनी नाम की एक ऑयल की कंपनी होती है, जिसे ये बोलता है कि हम एक दिन इसे सरकारी कर देंगे। और वहां पे जो ईरान जहाँ पे है, ईरान में पहले ऐसा नहीं था कि वहां पे बहुत रूढ़िवादी और धर्म और धार्मिक कंट्री था। ईरान एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे एक राजा तो होगा, लेकिन सारी पावर जो है वो संसद के अंदर रहेगी। संसद डिसाइड करेगा, वहां पे राज्य डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले समय में हम अपने देश के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री जो है मोसादिक, इसको 1953 में निष्कासित कर दिया जाता है, और निष्कासित करने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है यूएसए और ब्रिटेन का। और निष्कासित करने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि जो एंग्लो ईरानी कंपनी जो ऑयल निकालने का काम करती थी, उस कंपनी को ये 1951 में सरकारी घोषित कर देते हैं, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। फिर देखते हैं कि मोहम्मद रेजा साहब पहलवी जो है वो फुल पावर में आ जाता है, क्योंकि यूएस और ब्रिटेन के दबाव के कारण वहां के संसद की पावर छीन ली जाती है, वहां के प्रधानमंत्री के पास कोई पावर नहीं बचता है। उसके बाद वो अपने मनमाने ढंग से 1953 से लेकर के 1979 तक अपने मनमाने ढंग से पूरे ईरान को चलाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ईरान में एक जन आंदोलन होता है, और वो 1979 में ऐसा जन आंदोलन होता है जिसमें देश के हर हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, सभी लोग जन आक्रोश दिखाते हैं और वहां के सड़कों पर उतर जाते हैं। और इसके फलस्वरूप जो रेजा साहब पलवी है उन्हें अपना देश छोड़ करके भागना होता है। इसमें एक किस्सा ये भी है कि जब वो देश छोड़ के भागते हैं और कैंसर के इलाज के लिए वो यूएसए को अप्रोच करते हैं, और इनके एक सहयोगी होते हैं, वो बोलते हैं कि ये मामला जो है वो कुछ ही दिन का है, ये जन आक्रोश कुछ ही दिन का है, बाद में जो है शासन यही करेंगे। और अमेरिका इन्हें अपने पास बुला लेता है। फिर देखा जाता है कि अरब कंट्री जो है वो यूएसए से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं यूएसए फिर से इसको एस्टेब्लिश यहाँ पे कर देगा। ईरान को भी जो यूएसए से आज के डेट में दुश्मनी है, सिर्फ उसी बात को लेकर के है। उसके बाद रेजा शाह पहलवी देश छोड़ के भाग जाता है, और खुमैनी राज्य की जो है वो स्थापना होती है। और एक ऐसा कंट्री जो डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहा था,
सिर्फ और सिर्फ यूएसए और ब्रिटेन के हस्तक्षेप से एक धार्मिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग अपने इस समय में 2024 में भी देख ही रहे हैं कि जिस भी युद्ध में यूएसए की एंट्री होती है वो बहुत लंबा चलता है। और मुझे अब लगता है ये चीज कि अब जब इसराइल के सपोर्ट में यूएसए आ गया है तो ये युद्ध जो है ये भी काफी लंबा चलेगा। आप यूक्रेन वाले मामले में देख सकते हैं कि जब जब से यूएसए ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ है, उसी समय से हमारा यूक्रेन का और रसिया का जो युद्ध है वो काफी लंबा खींचा चला जा रहा है। उसके बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसराइल का जो मुद्दा है वो कहाँ से शुरू होता है। तो फिलिस्तीन 1992 के अंदर एक ओस्लो समझौता होता है जिसमें फिलिस्तीन और इसराइल, ये जो फिलिस्तीन का एरिया होता है उसमें फिलिस्तीनी लोग जो हैं और फिलिस्तीनी राष्ट्र जो यूएनए के द्वारा बना होता है उसे फिलिस्तीन लोग ही एज इजराइल मान्यता दे देते हैं कि आप भी एक राष्ट्र है। फिर 2007 के अंदर एक चुनाव होता है। जब हम इसराइल का मैप देखेंगे तो यहाँ पे है गाजा पट्टी और यहाँ पे है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का ये वाला पार्ट इसराइल ने कब्जा कर लिया है। इस वाले पार्ट में यहूदी और फिलिस्तीनी ये दोनों मिलके रहते हैं। सिर्फ ये जो छोटा सा एक पार्ट है यहीं पे फिलिस्तीनी रहते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है और इस वाले पार्ट में जो सरकार बनती है वो बनती है हमास की सरकार। और इसको देख करके यूएसए भी गुस्सा होता है। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तत्कालीन उस समय के, वो भी बहुत आग बबूला हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अब जो हम लोग देख रहे हैं नया में सिनारियो जो है 2020 के अंदर एक अब्राहम समझौता होता है। सभी जो मुस्लिम देश हैं वो सारे देश लगभग लगभग अपनी मान्यता जो है वो इजराइल को दे देते हैं। बस एक सऊदी अरब होता है वो हाँ ना के बीच में एक फंसा रहता है। फिर 7 अक्टूबर 2023, आज से लगभग एक साल पहले, हमास के द्वारा इसराइल पे अटैक किया जाता है। करीब 250 लोगों को बंदी बना करके ले जाया जाता है। और आप सोच भी नहीं सकते जब किसी को बंदी बनाया जाता है, जब किसी को एज ए स्पाई बताया जाता है, किसी कंट्री का दुश्मन समझा जाता है, तो उसके साथ किस लेवल का टॉर्चर होता है। कभी कभी तो ऐसा पता चलता है कि कभी आए उसका उंगली काट दिए, कभी आए उसका घुटना तोड़ दिए। आज के डेट में भी उन्होंने लगभग 100-150 लोगों को आजाद किया और आज भी माना जाता है कि लगभग 100 लोग जो है वो हमास के पास ही है। और जिस क्रूरता जिस बर्बरता को हमास ने दिखाया है वहां पे, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ये किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि अल हसद साबी, हैती, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो कि ईरान का है, जहाँ पे पेजर और ये वॉकी टॉकी का जो अटैक हुआ था मोसाद के जरिए। होता ये है कि पेजर एक मैसेंजर ऐप होता है, जहां आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजर एक मैसेंजर ऐप होता है। इसमें मोबाइल की तरह हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं, बस मैसेज को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो इसमें चिप लगाया जाता है वो सिलिकॉन का बना होता है और सिलिकॉन वैली हमारे यहाँ भारत में है। और जहाँ पे ये बनता है वहाँ पे मोसाद के कुछ लोग गए और बताया कि पेजर के अंदर हमें कुछ 1.5-2 ग्राम का एक सामान लगाना है, आप लगाने दीजिए। उसके बदले उन्होंने उन्हें कुछ पैसा दिया और ये पेजर सारा जो है वो पहुंच गया हिजबुल्ला के लोगों के पास। और एक के बाद एक ये पेजर फटना स्टार्ट हुआ। कहा जाता है कि लगभग इसमें 300 से 400 लोगों की जाने गई और लगभग 1000 से 2000 लोग अपाहिज हो चुके हैं। फिर इराक, सीरिया, यमन, हमास, ये सब एक तरफ से काउंटर अटैक इसराइल झेल रहा है, चारों तरफ से झेल रहा है। इसी के बीच हम देखते हैं कि फ्रांस के साथ भी इसराइल का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट उस बात से जुड़ा हुआ है कि जब फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अब हम जो है इसराइल को शांत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसकी सप्लाई चेन को काट दें। दैट मीन्स कि हम जो पैसों के साथ उसकी मदद कर रहे हैं या हथियार और गोला बारूद के साथ उसकी मदद कर रहे हैं उसको हम लोग बंद कर दें। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि ये शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है क्योंकि हम जो लड़ रहे हैं हम वो मानवता के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं। आपकी बात मान लेते हैं कि आप अपने मानवता के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लगभग 41,000 फिलिस्तीनियों की जान गई जिस चीज के अंदर, आप उसे मानवता का नाम कैसे दे सकते हैं? मानवता और सभ्यता और बर्बरता का युद्ध जिसे कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्बरता तो आप भी कर रहे हैं। इसराइल को इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लेबनान के अंदर एक फ्रांस का ऑयल रिजर्व होता है, गैस रिजर्व होता है, जिस पे अगले ही दिन इसराइल अटैक करता है, उसे उड़ा देता है। मामला कुछ ऐसा है
कि जो सागर है उसमें ब्लॉक 4 और ब्लॉक 12, यहाँ दो फ्रांस के रिजर्व हैं ऑयल के, वहां से वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है। ब्लॉक 12 जो है वो लगभग लगभग इसराइल के कंट्रोल में आता है, और ब्लॉक 4 जो है वो लेबनान के कंट्रोल में आता है। और फ्रांस ने ही एक समय पे लेबनान शहर को बसाया था, क्योंकि यहाँ पे ईसाइयों की संख्या अधिक थी। आज के डेट में ईसाई वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी रह गए हैं, और इसी के वजह से जो है ये, तो इसराइल ने ये दिखाने की कोशिश की है कि फ्रांस आप हमारी मदद करें या ना करें। बाकायदे एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि हम आपके मदद के बिना भी इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक प्रधानमंत्री कम और एक सैनिक ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने बचपन से, जब से उन्होंने सत्ता संभाला है तब से वो युद्ध के फील्ड में रहे हैं, युद्ध भूमि में रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री की तरह कम सोचते हैं और सैनिक की तरह ज्यादा सोचते हैं। और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो डायरेक्ट अपनी बात को रखता है, डायरेक्ट जो उसे कहना होता है वो कह डालता है और उसे करके भी दिखाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इंडिया को इस युद्ध से क्या नुकसान हो सकता है। तो मोदी जी के गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को 500 1000 रुपये डीजल और पेट्रोल भराने का शौक था, शायद वो शौक अब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। रीजन ये है कि हमारे यहाँ 80% जो ऑयल है वो बाहर से ही हम लोग आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि गल्फ कंट्री से ही लगभग सारा ऑयल आता है। आज के डेट में जब यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है तो लगभग 40% ऑयल हम लोग वहां से लाते हैं। ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है, इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे भी देखने को मिल रहा है, जहां पे सेंसेक्स और निफ्टी बहुत सारा नीचे कंटिन्यू 3-4 दिनों से सिर्फ और सिर्फ नीचे ही गिर रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसराइल के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। तो इसराइल के साथ इंडिया का रिलेशन लगभग कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में ऑलमोस्ट जो ट्रेड है हमारा वो डबल हो चुका है। 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हम इसराइल के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम उससे ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग बिलियन का ट्रेड जो है हम वो ईरान से करते हैं। बट हम इस दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री को नाखुश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, और हमारे सरकार की तरफ से अभी तक कुछ क्लियर जवाब नहीं आया है। हमारी सरकार ने फिलिस्तीनियों के लिए बहुत सारे मदद वहां पे पहुंचाए हैं। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी आए दिन इस ट्वीट करते रहते हैं कि इसराइल ने जो किया वो बुरा किया। लेकिन बात यहाँ समझने वाली ये है कि यहूदियों को जब यूएन ने एक देश दे दिया था तो उन्हें उस देश जगह पे रहने देना चाहिए था। आप क्यों किसी को भगाएंगे? दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर आप ये कहेंगे कि 200 साल पहले हम वहां रहते थे और आज हम फिर उस जगह पे जाएंगे, तब तो हिस्टोरिकल रूप से भी हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और ना ही नैतिक रूप से इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जहां आप 200-400 साल पहले रहते थे, आप वहां पे आएंगे तो आपको उसी तरीके का वेलकम किया जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही रहने की कम जगह बची हुई है। तो इसीलिए तो हम लोग शहरों में देखते हैं कि फ्लैट सिस्टम होता है, कि हाँ एक ही जगह है तो चलो इसमें बहुत सारे फ्लैट बना दिए जाते हैं और फ्लैट सिस्टम होता है। तो अगर हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए तो जो इजराइल कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से जवाब दे रहा है उससे भारत को सीखने की जरूरत है कि हम यातनाएं और प्रार्थनाएं करने से भी थोड़ा सा बचें और डायरेक्ट एक्शन हम लोग यहाँ पे लें। उसके बाद हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लिया है। बट चाहिए ये कि इस मामले में यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए। जो सुपर पावर है जिसके साथ इसराइल का बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन है, यूएसए है, चाइना है, मेजर जो 3 बिजनेस पार्टनर है इसराइल का, ये यही तीनों है। उन्हें चाहिए मध्यस्थता करे, सबसे पहले युद्ध विराम लगाया जाए, यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ पे शांति समझौता करवाना चाहिए। दूसरा एक रीजन यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि ये युद्ध जो है वो लंबा खींचेगा। पहला रीजन तो ये है कि यूएसए की इसमें एंट्री हो चुकी है, और यूएसए जहाँ पे रहेगा वो युद्ध ज्यादा लंबा तो खींचना ही है। दूसरा चीज ये है कि ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश नहीं है। परमाणु संपन्न देश कहने का मतलब है कि उसके पास ऐसा कुछ परमाणु हथियार नहीं है। अगर कभी भी दो परमाणु हथियार वाले देश आपस में लड़ते हैं तो तुरंत ही उन्हें शांत कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा हो रही है। बट यहाँ पे ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। हालांकि हाल ही फिलहाल में उसने परमाणु बम टेस्टिंग किया है, ऐसा उसने दावा किया है। बट अभी देखा जाए तो अभी उसने फुल रूप से डिक्लेयर नहीं किया है कि उसके पास बम है। हम बने रहेंगे इसी के साथ और आगे बताते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम अपडेट कि आगे इस युद्ध में क्या हो सकता है और क्या हुआ है। धन्यवाद। आर्ट्स कैंपस की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।